अब तक आपने सुना कि पूनम जी बिट्टू को अपनाना नहीं चाहती हैं और सत्येंद्र जी को भी बहुत बुरा भला कहती हैं। क्या हुआ होगा शांतिवन में उस दिन? चलिए चलते हैं मथुरा की द्वारकापुरी कॉलोनी के शांतिवन में, पर 20 साल बाद। अरे जे कोई जा मोड़ी को आज उठाए दे तो मैं बताए दियो, लड्डू गोपाल को मैं असली देसी घी के बने लड्डुओं का भोग लगाऊंगी। पूनम जी की सांवली सूरत पर अब भी संपन्नता झलक रही थी। वो तेज आवाज में चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकली। अरे भाग्यवान, सवेरे सवेरे कौन सी बात पर अपना गुस्सा निकाल रही हो है? इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाना सुनकर बाहर दालान में सुबह की चाय पी रहे सत्येंद्र जी अंदर आ गए थे। आखिर उनकी सुबह सुबह की बिजनेस से रिलेटेड न्यूज पढ़ने में ब्रेक जो लग गया था। ये सब तुम्हारे ही लाड प्यार का नतीजा है जो जा मोड़ी के सर पे चढ़ाए रखो है। देख ले, सूरज सर पे आ गया है, पर तुम्हारी लाडली को अब तक सवेरो ना हुआ। आज फिर पूनम जी सत्येंद्र जी से शिकायत कर रही थी, पर किसकी? सोनम की और किसकी? पूनम जी जब भी गुस्सा होती थी ना तो ऐसे ही अपनी ठेठ मथुरा की ब्रिज भाषा में ही बात करती थी। सत्येंद्र जी मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी चाय के कप के एक घूंट को भरते हुए बोले, पूनम जी काहे के लिए तो गुस्सा कर रही और वो भी सवेरे सवेरे? बच्ची है, सोए लेन दो। एक बार जगवे के बाद तो वैसे भी दिन भर चक्कर घिन्नी की तरह घूमती रहती है, थक जात होगी मोड़ी। सत्येंद्र जी पूनम जी का गुस्सा ठंडा कराने की गरज से बोले, हाँ और चढ़ा ले सर पे वहाँ मोड़ी को। जब सासरे जाए के वहाँ भी दिन चढ़े सोती रहेगी तो जय उल्हा न आओगो कि जाके अम्मा ने जा कछु सहूर न सिखाओ। पूनम जी गुस्से में बड़बड़ाते हुए एक बार फिर से किचन में चली गई। अरे क्या हुआ पापा, सुबह सुबह माँ का पारा इतना हाई क्यों रखा है? बाहर से जॉगिंग करके आते हुए मयंक ने पूछा। जी मयंक का बहुत ही काबिल और नामी गिरामी आर्किटेक्ट था दिल्ली में। अभी वो छुट्टी लेकर मथुरा आया हुआ था। उसकी शादी तय हो गई थी और 2 दिन बाद ही वो लोग लड़की वालों के यहाँ जाकर सगाई करने की तैयारी में लगे हुए थे। कुछ नहीं बेटा, अरे तुम तो अपनी माँ को जानते ही हो, उन्हें सोनम के भविष्य की चिंता है और शायद इसलिए वो कुछ ज्यादा ही सख्त हो जाती हैं सोनम पर। सत्येंद्र जी ने चाय का आखिरी घूंट भरते हुए कहा, क्या ये कुंभकर्ण अभी तक उठी नहीं है? मयंक ने अपने शू लेसेस खोलते हुए कहा, तभी तो माँ इतना गुस्सा हो रही है। रुके मैं जाकर देखता हूँ उसे। मयंक ने हाथ धोकर कहा और मुस्कुराते हुए सोनम के कमरे की तरफ चला गया। मयंक और सत्येंद्र जी दोनों ही सोनम की फेवरेट लिस्ट में थे। पूनम जी भी थी, पर उनका अपना अलग लाड़ लड़ाने का तरीका था। सोनम का कमरा। अपने बेड के एक किनारे से सिकुड़ी हुई लेटी थी सोनम। रात भर उल जुलूल पोजीशंस में लेटने की वजह से बिस्तर से कंबल कब का नीचे गिर चुका था, पर उसे होश कहाँ था, और इसी वजह से वो एसी की ठंडक की वजह से खुद में सिमटी हुई लेटी थी। मयंक ने जब उसे ऐसे देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने कंबल उठाकर सोनम के ऊपर डाल दिया और उसके सिराहने बैठकर उसके सर पर हाथ सहलाने लगा। अरे उठ जा कुंभकर्ण, नहीं तो आज माँ तेरी बलि चढ़ाकर ही मानेंगी। मयंक ने धीरे से उसके कान में कहा, भाई प्लीज सोने दो ना, माँ की बड़बड़ से हमारी नींद एक बार खराब हो चुकी है। सोनम कंबल में मुंह छिपाए हुए अलसाई से आवाज में बोली, मतलब तू ऐसे नहीं उठेगी? मयंक ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। सोनम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मयंक ने कंबल उठाकर एक तरफ फेंक दिया और सोनम को गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। भाई भाई आप क्या कर रहे हैं? हमें नीचे उतारिए भाई, हमें चक्कर आ रहे हैं। जब तक तेरी नींद नहीं भागेगी ना, आज तुझे ऐसे ही गोल गोल घुमाता रहूंगा। मयंक ने सोनम को घुमाना जारी रखते हुए कहा, अच्छा ठीक है भाई, हमारी नींद भाग गई है और हम वादा करते हैं कि कल से जल्दी उठ जाएंगे, पर प्लीज अभी तो हमें नीचे उतार दीजिए। सोनम ने मिन्नतें करते हुए कहा। मयंक ने सोनम को बिस्तर पर बैठाया और उसके बगल में ही लेट गया। उसका सर भी तो घूम रहा था। क्या भाई, आपका अभी तक बचपना नहीं गया? अब हम छोटे नहीं हैं, बड़े हो गए। आपको पता है हम कितना डर जाते हैं। सोनम ने मुंह बनाते हुए कहा, गलत, मेरे लिए तो तू अभी भी वही छोटी सी गुड़िया है। मयंक कहीं खो गया था, जिसे आप सब शिव मंदिर के पास वाले बगीचे से उठाकर अपने घर ले आए थे, और इसीलिए शायद माँ हमें ज्यादा पसंद नहीं करती है। बताइए ना भाई, यही है ना हमारी सच्चाई? बताइए ना भाई, माँ हमें कभी नहीं अपनाएंगी ना? एक रख कर दूंगा तो तुझे सब समझ में आ जाएगा। मयंक ने गुस्से में कहा, तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है बिट्टू? माँ का नेचर तो तू अच्छी तरह से जानती है ना, वो सख्त है मेरे लिए भी और पापा के लिए भी। सोनम खामोश बैठी हुई थी। तुझे माँ का गुस्सा, उनकी सख्ती समझ में आती है, मेरा और पापा का प्यार समझ में नहीं आता। अरे तुझे देखकर तो पापा की सांसें चलती हैं, और मेरा तो तू गुरूर है। मयंक ने सोनम को अपने गले से लगा लिया था। सॉरी भाई, हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस यूं ही। अच्छा बस अब जल्दी से तैयार हो जा और नाश्ता करने आ जा, मैं और पापा वेट कर रहे हैं। मयंक ने कहा, ठीक है भाई, आप चलिए हम आते हैं। अच्छा सुन, आज तो तेरी कोई वीसी थी ना? मयंक ने कुछ सोचते हुए कहा। अरे बाप रे भाई,
जी आप हमें अब बता रहे हो, इतनी देर से बस घुमाए जा रहे हो जैसे हमारी नींद खुल जाए। पर अगर ये बात आप हमें पहले ही बता देते ना, तो अभी तक तो हम तैयार हैं कि अपने लैपटॉप से पता कर लेते कि हमें कब निकलना है वहाँ के लिए। सोनम जब भी हड़बड़ाहट में होती थी ना, तो उसके मुंह से भी शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा ही निकलती थी, बिल्कुल हमारी पूनम जी की तरह। कान्हा जी बस हमारा सिलेक्शन हो जाए उस प्रैक्टिकल इवेंट के लिए। सोनम हाथ में तौलिया पकड़े हुए आंखों को बंद करके हाथ जोड़कर बुदबुदा रही थी। ये लड़की भी ना सोते हुए खामोश गुड़िया और जागने के बाद आफत की पुड़िया लगने लगती है। मयंक हंसते हुए वहां से चला आया। उठ गई तुम्हारी लाडली? पूनम जी ने नाश्ते की प्लेटें डाइनिंग टेबल पर सजाते हुए मयंक से पूछा। हाँ माँ, वो बस आ ही रही है, आप नाश्ता लगाइए, मयंक ने कहा और चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ गया। माँ से कुछ भी कहना मतलब उनके गुस्से को और भड़काना। न जाने जामोड़ी ने सब घर वालन पर पतो नहीं कौन सा जादू कर रखो है। कोई कछु बोल तो ही ना ये वाकू। पूनम जी बड़बड़ाते हुए किचन में चली गई। अरे भाग्यवान, अब बस भी करो, सुबह से बेचारी बच्ची के पीछे पड़ी हुई हो। अरे कुछ दिनों के लिए तो आती है वो यहाँ, और तुमसे तो वो दिन भी चुपचाप नहीं काटे जाते। सत्येंद्र जी बरस पड़े थे पूनम जी के ऊपर। तो कौन बुलाता है उसे यहाँ? वैसे भी तो उसके यहाँ आने जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूनम जी गुस्से में बोली। माँ प्लीज शांत हो जाइए, सोनम को यहाँ मैंने बुलाया है, अब वो मेरी शादी में और सगाई में शामिल होने के लिए यहीं पर रुकी हुई है। मयंक जो अब तक चुप बैठा हुआ था, उसे भी बहुत खराब लगने लगा था अपनी माँ के इस रवैये से। सोनम सीढ़ियों पर खड़े होकर सब सुन रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। पूनम जी की कही एक एक बात उसके दिल में किसी चाबुक की तरह मार कर रही थी। पर वो ये सारी बातें सिर्फ अपने पापा और मंकू भाई के लिए सुन रही थी। वो जानती थी कि भले ही पूनम माँ उससे प्यार न करती हूँ, पर उसके पापा और मंकू भाई उस पर जान छिड़कते थे। पूनम के कड़े विरोध के बावजूद भी मयंक ने सोनम का एडमिशन पुणे के AFMC कॉलेज में करवाया था और सोनम को एक बहुत ही काबिल कैप्टन डॉक्टर सोनम वशिष्ठ बनाने वाला था। आज उसके कॉलेज की ही एक VC थी जिसमें कुछ सिलेक्टिव मेडिकल स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल इवेंट के लिए भेजा जाना था। सोनम ने मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछे और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। सब चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। सोनम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पूनम जी की तरफ देखे या फिर उनसे कुछ कहे। सोनू, आज शाम को मेरे साथ मार्केट चलना, सगाई में पहनने के लिए तुझे कोई बढ़िया सी ड्रेस। झाइयाँ हटाने का सबसे असरदार तरीका क्या है? वैसे भी सगाई तेरी है, उसकी नहीं। पूनम जी का मुंह कड़वाहट से भरा हुआ था। भाई वो माँ सही कह रही है, अभी आपने लास्ट टाइम ही तो वो ड्रेस दिलवाई थी, अभी सिर्फ एक ही बार पहन पाए उसे। कॉलेज में तो ड्रेस कोड चलता है तो वहाँ ज्यादा पहनने का मौका नहीं मिलता। हम ना भाई उसी ड्रेस को पहन लेंगे। मयंक को सोनम ने समझाते हुए कहा। तुझे मेरे साथ चलना है आज शाम को और ये फाइनल है। मयंक गुस्से में चेयर से उठकर खड़ा हो गया। शाम को 7 बजे तक तैयार रहना, तब तक तू अपनी VC निपटा ले। मयंक वहाँ से चला गया था। अरे मुझे क्या करना है, सब पैसे लुटा दो इस पर, मेरी खुद की बहू और बेटी के लिए कुछ ना बचाना तुम लोग। पूनम जी भी मुंह फुलाए हुए वहाँ से चली गई। शांति ने चुपचाप से डाइनिंग टेबल से सारे बर्तन समेटने शुरू कर दिए थे। वो भी पूनम से खौफ खाए रहती थी। सोनम जिस समय इस घर में लाई गई थी, शांति उसी साल से इस घर में काम कर रही थी। और आज सोनम के 20 साल के हो जाने के बाद भी कुछ बदला नहीं था। ना ही पूनम की चिढ़, ना ही सोनम का चुपचाप अपने आंसुओं को समेट लेना, और ना ही मयंक का उसके डिफेंस में यूं खड़ा हो जाना। सोनू। जी पापा, सोनम आचकचाते हुए बोली। बेटा तुम्हारी VC का समय हो रहा है। सत्येंद्र जी ने अपने हाथ में बंधी घड़ी पर नजर डालते हुए कहा। हाँ बस जा रहे हैं पापा। सोनम वापस अपने कमरे में जा चुकी थी। पता नहीं क्यों तुम्हें इस मासूम से इतनी नफरत है। जब से ये बच्ची घर में आई है चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल गई हैं। पता नहीं तुम इस बिन माँ की बच्ची को माँ का प्यार दे पाओगी कि नहीं पूनम। सत्येंद्र जी मन ही मन सोचते हुए वहां से उठकर बाहर चले गए। उन्हें मयंक की होने वाली ससुराल फोन करके सगाई के प्रोग्राम के लिए कुछ जरूरी डिस्कशन करना था। सोनम ने अपने कॉलेज की VC में हिस्सा लिया और उससे और उसके साथ के क्लासमेट से कुछ क्वेश्चनिंग्स की गई थी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। बस उसी के बेसिस पर प्रैक्टिकल इवेंट के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स को फाइनल करना था। उसे बता दिया गया था कि सुबह 12 बजे से पहले उनके पास क्वालिफाई करने का मेल आ जाएगा और उसी के बेसिस पर उन्हें अपने वापस पुणे जाने की तैयारी करनी थी। नाश्ता करके सोनम जब अपने कमरे में अंदर आई तो उसने सबसे पहले अपने लैपटॉप को खोलकर अपनी कॉलेज की साइट ओपन की। जैसे जैसे वो साइट ओपन होती जा रही थी, सोनम के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वो आंखें बंद किए हुए बस अपने कान्हा जी से यही मना रही थी कि उसका सिलेक्शन हो जाए उस टीम में। जैसे ही उसने आंखें खोली, लैपटॉप की स्क्रीन पर करीब 10-12 बच्चों की फाइनल लिस्ट थी जिन्हें प्रैक्टिकल इवेंट के लिए जाना था। कान्हा जी प्लीज हमारा नाम हो, प्लीज 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 हमारा नाम हो। सोनम एक ही आंख से लिस्ट में एक एक नाम देखे जा रही थी और उस लिस्ट में एक नाम कैप्टन डॉक्टर सोनम वशिष्ठ का भी था। सोनम तो जैसे खुशी के मारे चीखना चाहती थी, पर उसने खुद पर कंट्रोल किया और दबे पांव मयंक के कमरे की तरफ चल दी। पर जब उसने मयंक को बाहर लॉन में टहलते हुए फोन पर बात करते हुए देखा तो वो वहीं रुक गई।
मयंक जिस हिसाब से बात कर रहा था, साफ पता चल रहा था कि वो अवनी से बात कर रहा था। सोनम ने उसे उस समय डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई। सत्येंद्र जी तो वैसे भी अपने रूम में ही थे, जहाँ पूनम जी भी थी, तो फिलहाल सोनम उन्हें भी अपने सिलेक्शन के बारे में नहीं बता सकती थी। मन मार कर उसे अपने सिलेक्शन की बात को सुबह तक खुद तक ही सीमित रखना पड़ रहा था। प्रैक्टिकल इवेंट की टीम सिर्फ कुछ खास स्टूडेंट्स को मिलाकर बनाई जाती थी, जो कुछ दिनों के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल में जाकर ड्यूटी करते थे। सोनम का उस लिस्ट में शामिल होना उसकी काबिलियत की कहानी खुद ही बता रहा था। वो खुश थी कि इस लिस्ट में उसकी बेस्टी अंजलि भी थी। अब ये टास्क करने में और मजा आने वाला है। और शायद उसे ये नहीं पता था कि ये प्रैक्टिकल इवेंट उसकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। रूहानी मोहब्बत के साए से भी दूर सोनम की जिंदगी में जब एक सड़ू अकड़ू एरोगेंट की एंट्री होगी, तो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी ही इधर की उधर हो जाएगी। शाम को मयंक जब उसके रूम में आया तो उसने देखा कि सोनम खिड़की से बाहर सड़क पर टकटकी लगाए न जाने क्या देख रही थी। अरे सोनू, तो अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं तुझसे कहकर गया था ना कि तुझे मेरे साथ चलना है। मयंक भी वहीं सोनम के बगल में खड़ा हो गया और एक नजर खिड़की से बाहर की तरफ डालते हुए कहा, ऐसे क्या गौर से देख रही थी तू? सोनम बाहर ही खोई हुई बोली, देखो ना भाई, इस सड़क पर कितने ही लोग आ जा रहे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, फिर चाहे कोई किसी का गला ही काट कर क्यों ना चला जाए। मयंक उसकी बातों के साथ साथ उसके चेहरे के बदलते हुए भावों को भी ध्यान से देख रहा था। पता नहीं हमने कौन से पुण्य किए थे जो हम आपको और पापा को मिल गए और आप हमें अपने साथ इस घर में ले आए, नहीं तो हम आज भी इसी सड़क का हिस्सा होते। सोनम की आंखें भर आई थी। तो अब तक माँ की बातों को दिल से लगाए बैठी है, मयंक ने उसकी आंखों को साफ करते हुए कहा। आप हमें क्यों ले आए अपने साथ? हमारी वजह से माँ आपसे और पापा से भी नाराज रहती है। सोनम ने बिना मयंक की बात का जवाब दिए हुए एक और सवाल कर दिया था मयंक से, क्योंकि तू मेरी बहन है और पापा की आंखों का तारा। तूने जब रोते हुए मेरी उंगलियों को मजबूती से अपनी नन्ही हथेलियों से थाम लिया था ना, तभी मैंने सोच लिया था कि कान्हा ने मुझे मेरी छोटी बहन से मिला दिया है। मयंक ने सोनम को अपने गले से लगा लिया और उसके गालों से आंसुओं की लकीरों को साफ करते हुए कहा कि चल अब ये सब छोड़ और रेडी हो जा, या फिर तुझे कुछ और भी जानना है? हाँ, मयंक ने नकली गुस्सा करते हुए कहा। सोनम मुस्कुरा उठी और बोली, आप चलिए भाई, हम बस 5 मिनट में आते हैं, जल्दी करना नहीं तो लेट हो जाएंगे। मयंक कितना कहकर वहां से चला गया। अरे सुनो भाई, अगर तुम लोग मार्केट तक ही जा रहे हो तो जरा पेड़ ही लेते आना है, बहुत दिन हो गए पेड़ों का स्वाद लिए हुए। अंदर कमरे से आते हुए सत्येंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी पापा, हम लेते आएंगे। सोनम ने कहा और फिर मयंक के साथ वहां से निकल गई। अपने कमरे की बालकनी से ये सब नजारा देख रही पूनम जी के चेहरे पर जरा सा भी खुशी का भाव नहीं था और वो बालकनी के पर्दे को गुस्से में झटकते हुए वहां से चली गई। सोनम और मयंक ने खूब सारी शॉपिंग की। सोनम ने अपने लिए सगाई में पहनने के लिए एक स्लीवलेस डार्क मरून कलर का गाउन लिया था और उसे तुरंत ही उसने फिटिंग के लिए भी दे दिया था। जब तक गाउन फिटिंग होकर आता, मयंक ने कहा कि तब तक अवनी के लिए भी कोई गिफ्ट देख लें क्या। सोनम और मयंक दोनों लेडीज सेक्शन में चले गए। वहाँ न जाने कितना ही कुछ देख लिया, पर कुछ समझ में नहीं आया दोनों को कि अवनी के लिए क्या फाइनल किया जा सकता है। फिर ज्वेलरी सेक्शन में यूं ही घूमते हुए सोनम की नज़र एक सुंदर से ब्रेसलेट पर जाकर ठहर गई और उसने बिना मयंक को बताए हुए वो ब्रेसलेट खरीद लिया और उसे पैक करवा कर मयंक को थमा दिया। अरे ये क्या बिट्टो? मयंक चौंक गया था। भाई, ये आपकी तरफ से हमारी भाभी के लिए गिफ्ट, सोनम ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे पर तूने ये कब ले लिया और मुझे बताया क्यों नहीं? मयंक ने कहा। भाई, ये ना हमारी पसंद है, पर हमें पूरा विश्वास है कि भाभी को ये जरूर पसंद आएगा, सोनम ने कहा। अगर आपको डाउट हो ना तो आप इसे अनपैक कर सकते हैं। सोनम ने गिफ्ट को खोलने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया ही था कि मयंक ने वो गिफ्ट सोनम के हाथ से लेते हुए कहा, अरे पागल हो गई है बिट्टू, मैं तेरी पसंद पर शक करूंगा? हाँ, ये तूने सोच भी कैसे लिया? भाई, हम जानते हैं कि आप हमारी पसंद की हुई किसी भी चीज़ को आंख बंद करके रख लेंगे, पर यहाँ बात भाभी की है और हमें अभी उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है ना, इसलिए। सोनम नजरें झुकाकर बोली, बिट्टू, अवनी को तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा और उसे हमारे बीच की बॉन्डिंग को समझना ही पड़ेगा। मयंक ने सोनम की हथेलियों को अपने हाथों में लेकर कहा। फिर मयंक ने गाउन को पैक करवाया और सोनम के साथ घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में सोनम ने गाड़ी रुकवाकर पापा की पसंद के मथुरा के पेड़े भी पैक करवा लिए थे। घर पहुंचकर सोनम ने खुश होते हुए जैसे ही अपनी शॉपिंग दिखाने के लिए अपने शॉपिंग बैग्स आगे किए, मुझे रसोई में शांति को डिनर के लिए सब्जी क्या बनानी है ये बताना है, कहकर पूनम जी वहां से उठकर चली गई।
सोनम ने अपने चेहरे की उदासी को छिपाते हुए सत्येंद्र जी से कहा, देखिए पापा, हमने कितनी सारी शॉपिंग की है। भाई का बस चलता तो आज ये पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही हमें खरीदवा देते। भाई ये सब तो ठीक है, पर हमारा आइटम कहाँ है? सत्येंद्र जी ने शॉपिंग बैग्स को परे हटाते हुए कहा, ये लीजिए आपके पेड़े। मयंक ने एक मिठाई का डिब्बा उनके सामने करते हुए कहा। सत्येंद्र जी पेड़ों को देखते किसी छोटे बच्चे की तरह चहकने लगे थे। पापा मैं तो भूल ही गया था इनके बारे में, वो तो सोनम ने गाड़ी रुकवाई तब मुझे याद आया कि आपने पेड़े मंगवाए थे। मयंक ने कहा, हाँ तू तो है ही नालायक, अगर बिट्टू ना हो तो मुझे ये सब चीजें कहाँ से मिल पाएंगी? सत्येंद्र जी ने एक पेड़ा खाते हुए कहा। सोनम भाई और पापा के बीच बैठकर उनसे कहती है, पापा भाई हमें आप लोगों को कुछ बताना है। सोनम आंखों में ढेर सारी खुशियां भरे हुए अपने सिलेक्ट होने की बात बताती है। सोनम जैसे ही अपने सिलेक्शन के बारे में बता रही होती है तो मयंक पेड़ा छोड़कर उसे गोद में उठा लेता है और फिर चिल्लाते हुए बोलता है, I knew it बिट्टू, I knew it। मैं जानता था तू जरूर सिलेक्ट होगी। अरे मैं बहुत बहुत खुश हूँ तेरे लिए। अरे भाई प्लीज हमें नीचे उतारिए, सोनम ने धीरे से कहा। पूनम के गुस्से में घूरती हुई आंखें उसे मयंक की गोद में असहज बना रही थी। मयंक ने उसे धीरे से नीचे उतारा और उसके माथे पर अपना लाड जताते हुए कहा कि पर बिट्टू तुझे मेरी सगाई और शादी के बाद ही मैं वहाँ जाने दूंगा। आखिर मेरी जिंदगी के इतने अहम मौकों पर मैं अपनी लाडो को अपने से दूर कैसे रख पाऊंगा? भाई सगाई तो आपकी कल ही है, पर हमें नहीं लगता कि हम आपकी शादी अटेंड कर पाएंगे, सोनम ने मायूसी से कहा। मयंक का चेहरा उतर गया था ये सुनकर। भाई हमें बस 2 ही दिन में वहाँ रिपोर्ट, इसीलिए कल हम आपकी सगाई के बाद ही रात में निकल जाएंगे। हमने 1-2 ट्रेनों के बारे में पता किया है, रात में निकलेंगे ना तो अगली रात तक पहुँच जाएंगे। सोनम ने नाश्ते की प्लेट में अपनी चम्मच को गोल गोल घुमाते हुए कहा। पर बेटा रात में बिना रिजर्वेशन के सफर करना ठीक नहीं होगा, सत्येंद्र जी ने कहा। मयंक अपने फोन में कुछ खिटपिट करने में लगा हुआ था। क्यों, वहाँ पर भी तो ये अकेले ही रहती है, हर काम के लिए अकेले ही आना जाना पड़ता है, फिर कल रात को जाने में क्या बुराई है? पूनम जी मनी मन खुश हो रही थी कि चलो कम से कम ये जा तो रही है यहाँ से और शायद शादी में शामिल भी ना हो पाए। पूनम जी की बात सुनकर सत्येंद्र जी कुछ कहते इससे पहले ही मयंक ने कहा कि वो हो गया। सोनम के साथ साथ बाकी सब लोग भी उसकी तरफ देखने लगे। मैंने तेरी बाय एयर टिकट बुक कर दी है, अब तो कल रात नहीं बल्कि अगले दिन दोपहर की फ्लाइट से पुणे जाएगी। मयंक ने अपने फ़ोन की स्क्रीन को सबके सामने करते हुए कहा। मथुरा से कब से फ्लाइट उड़ने लगी है? पूनम जी की बातों में तंज साफ दिखाई दे रहा था। सोनम भी नासमझी के भाव से मयंक को देख रही थी। हम परसों सुबह ही दिल्ली के लिए निकल जाएंगे यहाँ से, फ्लाइट दिल्ली से है, मयंक ने थोड़ी नाराज़गी से पूनम जी की तरफ देखते हुए कहा। पर भाई, सोनम कुछ कहने वाली थी कि परवर कुछ नहीं, डिसीजन हो चुका है, तू मेरी बहन है, मेरी जिम्मेदारी है और मैं तुझे सेफली पुणे तक पहुँचाऊँगा, मयंक ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। फिर एक नज़र पूनम जी के ऊपर डालते हुए कहा कि माम, आप ये कंफर्म कर लें कि कल सगाई के लिए किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए, बाकी का मैं देखता हूँ। हाँ, शुक्र है तुझे कम से कम इतना तो याद है कि मैं तेरी माँ हूँ। पूनम जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मयंक बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया और अपने पीछे सोनम को भी आने का इशारा कर दिया। पूनम जी इस बात को वहीं पर छोड़कर कल होने वाली सगाई की तैयारियों में जुट गई थी। कुछ देर बाद सोनम अपने रूम में पैकिंग कर रही थी कि उसे बाहर से कुछ तेज आवाज़ें सुनाई दी। वो अपनी पैकिंग अधूरी छोड़कर जब बाहर आई तो देखा कि पूनम जी मयंक पर किसी बात पर बिगड़ रही थी और सत्येंद्र जी उन्हें चुप रहने को कह रहे थे और बात को समझने के लिए कह रहे थे, पर पूनम जी पर उनकी किसी भी बात का कोई खास असर होता दिख नहीं रहा था। तू उस लड़की के लिए अपनी शादी को टाल रहा है? पूनम की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। अरे अगर वो लड़की नहीं होगी तो क्या तेरी शादी भी नहीं होगी? उस लड़की के आगे तुझे तेरी माँ, तेरे बाकी के परिवार वाले कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है? माँ! मयंक गुस्से से फट पड़ा। वो कोई लड़की नहीं है, वो मेरी बहन है, मेरी बिट्टो है और बिना मेरी बहन के मौजूद हुए मैं तो मरने के लिए भी हाँ नहीं करूँगा। भाई प्लीज। सोनम भागकर मयंक के पास आई और उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा कि प्लीज भाई, ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी मत बोलिए। कान्हा हमारी उम्र भी आपको दे दे, पर आप हमारी वजह से अपनी शादी को आगे मत बढ़ाइए भाई। आप प्लीज हमारी वजह से अपनी खुशियों को खुद से दूर मत रखिए भाई। सोनम सुबकने लगी थी। ये ड्रामा कहीं और जाकर कर, मेरे सामने तेरे घड़ियाली आंसू नहीं चलने वाले हैं, पूनम जी ने बिफरते हुए कहा। अरे भाग्यवान, अब बस भी करो, और कितना कोसोगी और क्यों कोसती रहती हो इस मासूम को? ये तो सिर्फ तुमसे प्यार के 2 शब्द सुनना चाहती है और तुम हो की? सत्येंद्र जी कहते कहते रुक गए थे। ये मेरी बेटी नहीं है, मेरा सिर्फ एक बेटा ही है और अब वो भी लगता है कि मेरा नहीं रह गया है।
पूनम जी गुस्से में पहले सोनम को देखती हैं और फिर बाद में मयंक को देखते हुए बोली, माँ, मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ और इस बात की खबर मैंने अवनी के घर पर भी कर दी है। सगाई कल ही होगी, पर शादी तभी होगी जब बिट्टू को अपने कॉलेज से छुट्टी मिल जाएगी। मयंक ने एक और देखते हुए कहा, हाँ हाँ करो, तुम सब अपने मन की करो, मेरी सुनने किसे है। पूनम जी गुस्से में बड़बड़ाते हुए अंदर चली गई। चल सोनू, तेरी पैकिंग में हेल्प करवा देता हूँ, मयंक ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा और उसे अपने साथ लेकर उसके कमरे की तरफ चला गया। पूनम, आज भले ही तुम सोनम को अपनी बेटी न मानो, उसे एक नजर प्यार से न देखो, पर ध्यान रखना और मेरी बात याद रखना कि एक दिन तुम उसके प्यार के लिए तरसोगी और तब वो यहाँ तुम्हारे पास नहीं होगी। उसकी विदाई में ना तुम ही सबसे ज्यादा रोगी। बचपन से ही तुम्हारी ममता की छाया से महरूम रखा है ना तुमने उसे। मैं कान्हा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बच्ची को इतना प्यार करने वाला, इतना संभाल कर रखने वाला जीवन साथी मिले कि वो अपनी बीती हुई सब पुरानी कड़वी बातों को, यादों को भूल जाए। अच्छा, अपना मूड सही कर और मुझे बता मैं इन कपड़ों में कैसा लगूंगा। मयंक सोनम के कमरे में ही कल पहनने वाले अपने कपड़े लेकर आ गया था और उसे वो पहनकर दिखा रहा था जिससे उसका दिमाग उन कड़वी बातों से डाइवर्ट हो जाए। आप बहुत अच्छे लगोगे भाई, भाभी से भी ज्यादा, सोनम ने अपनी आंखों की नमी छुपाने की लाख कोशिश करते हुए कहा, पर मयंक की आंखों ने अपनी छोटी की आंखों की नमी जान ही ली थी। सोनू, तू अच्छी तरह से जानती है ना कि तेरा मंकू भाई तेरी आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकता। फिर भी तू, मयंक ने सोनम को अपने गले से लगा लिया था। भाई, माँ हमसे इतनी नाराज क्यों रहती हैं? हम कितनी भी कोशिश कर लें पर हम कभी उनके दिल में जगह नहीं बना पाएंगे। सोनम धीरे से बोली, बिट्टू, पूनम जी के दिल में तो सत्येंद्र वशिष्ठ रहते हैं और उनके दिल में और कोई तो हानि से रहा, वो भी इस उम्र में है। मयंक ने जानबूझकर ऐसा कहा। सोनम के चेहरे पर सच में एक स्माइल आ गई थी। तो फिर तू ना अपने दिल के बारे में सोच, मयंक ने उसकी तरफ शरारत से देखते हुए कहा, क्योंकि माँ ने तो मुझे तो मेरे दिल के बारे में कुछ सोचने समझने का मौका दिया नहीं और सीधे सीधे शादी ही फिक्स कर दी। अब अपनी चाहे जैसी भी हो, मुझे तो उसी के साथ जिंदगी जीनी है। मयंक ने सोनम को अपने पास बैठा लिया था। सोनम मयंक की कई बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, पर बिट्टू, मैं चाहता हूँ कि तू अपने दिल की सुने, अपने दिल में किसी ऐसे को आने दे जो तुझे मुझसे भी ज्यादा समझे, मुझसे भी ज्यादा प्यार करे, तेरा ख्याल रखे, जिसके लिए तेरी खुशियों के आगे दुनिया की सारी बातें बेमानी हो जाए जो तेरे हंसने से जी उठे और तेरे रोने पर फूल की तरह मुरझा जाए। ऐसा कभी नहीं होगा भाई, सोनम ने मयंक के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा। इस दुनिया में ऐसा कोई होगा ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता जो हमें आपसे ज्यादा समझे, आपसे ज्यादा प्यार करे, क्योंकि कान्हा जी ने आप जैसे भाई को बनाने के बाद आप जैसे कोई भी लड़के बनाने बंद कर दिए सोनम मुस्कुराकर बोली, बचपन से लेकर आज तक आपने हमें हमेशा ही अपने प्यार दुलार की छाया में रखा है, हमेशा हमारे लिए दूसरों के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। आप जैसा कोई नहीं होगा दूसरा, कोई नहीं, और हमें आपको छोड़कर और कहीं जाना भी नहीं है भाई। सोनम मयंक के गले लग गई थी। मयंक चुपचाप उसके सर पर हाथ फेरते हुए मनी मन सोच रहा था कि होगा बिट्टू, जरूर होगा, वो खुद ही एक दिन तुझसे टकरा जाएगा। जब पूनम जी जैसों के लिए मेरे स्वीट सिंपल से सत्येंद्र वशिष्ठ जी बनाए हैं कान्हा ने, तो फिर तेरी जैसी प्यारी गुड़िया के लिए भी कान्हा जी ने जरूर किसी राजकुमार को बनाया होगा, जो तुझे इन सब झंझटों से दूर अपने प्यार से बसाए गए संसार में खूब खुश रखेगा, इतना खुश कि फिर तुझे कभी अपने इस मंकी भाई की याद भी नहीं आएगी। मयंक की आंखों में आंसू की एक बूंद फंस गई थी और चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी, ये सोचकर कि जब भी मयंक उसे चिढ़ाता था तब सोनम परेशान होकर उसे मंकू भाई न कहकर मंकी भाई कहने लगती थी, और फिर तब तक नहीं मानती थी जब तक कि मयंक सच्ची में उसे मंकी वाली हरकतें करके हंसा न दे। चल अब सो जा, बहुत रात हो गई है, सुबह जल्दी उठना है ना। मयंक ने सोनम को बिस्तर पर लेटाया और कंबल उठाकर बोला कि सीधी लेटना, बंदरों की तरह गुलाटी मारते हुए सोएगी तो कंबल बिस्तर से नीचे गिर जाएगा और फिर ठंड में सिकुड़ी लेटी रहना। सोनम मुस्कुरा उठी थी मयंक की बात सुनकर। मयंक ने उसे गुड नाइट बोला और कमरे की लाइट ऑफ करके वहां से चला गया। भाई, आप हमारी इतनी केयर करते हैं, हमारे लिए इतनी छोटी से छोटी बात को भी लेकर परेशान हो जाते हैं, और फिर भी आपको लगता है कि कोई हमें आपसे भी ज्यादा समझेगा, आपसे भी ज्यादा प्यार करेगा। ये नामुमकिन है भाई, सोनम मनी मन सोचने लगी और इसी उधेड़ बुन में न जाने कब उसकी आंख लग गई। उधर दिल्ली में ही
कनॉट प्लेस का एक पॉश इलाका जहाँ रघुवंशी हाउस था, वहाँ कुछ अलग हलचल थी। तू अभी कुछ दिन और नहीं रुक सकता है क्या? हाँ, कविता जी रिक्वेस्ट करते हुए उसे देख रही थी, जो इस समय चेहरे पर बिना किसी भाव के अपने कपड़ों को एक बैग में रुई की तरह ठूसने में लगा हुआ था। डुग्गू, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, कविता जी ने थोड़ी सी तेज आवाज में कहा। माँ प्लीज यार, आप अच्छी तरह से जानती है ना कि मुझे इन सब बातों से बहुत सख्त नफरत है और आप लोग जानबूझकर वही काम करते हो। वो गुस्से से कविता जी की तरफ देखता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। अरे छोरे, तने नफरत कौन सी चीज से ना सा, इबार कोई थारी तरह तो कौन ही हो सके। कविता जी के पीछे दादी खड़ी थी और वो बहुत देर से उसकी अकड़ देख रही थी। दादी यार प्लीज अब आप मत शुरू हो जाना, वो बोला और अलमीरा को एक झटके में धाड़ से बंद कर दिया। कविता जी चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। अपनी तरफ उन्हें देखता हुआ पाकर वो बोला, माँ मेरा कल निकलना बहुत जरूरी है, मुझे हेडक्वार्टर से एक अर्जेंट मेल आया है। कब आएगा तू? कल तक और रुक जाता। अपनी की माँ ने कितनी रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि तुझे अपने साथ उसकी सगाई में लेकर चलूं। कविता जी मुंह बनाते हुए बोली, बस इसी भसड़ की वजह से तो मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पर। आप लोगों से कितनी बार कहा है कि शादी में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर आप लोग जब भी मैं छुट्टी पर आता हूँ कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर ही देते हो। वो नाक मुंह से कोड़ते हुए बोला। पर बेटा वो, कविता जी की बात उनके मुंह में ही रह गई थी। माँ प्लीज, इस बारे में मुझे और कुछ नहीं कहना है, और वैसे भी मैं अभी कल तो और यहाँ हूँ ना, तो थोड़ा सा मेंटल टॉर्चर ना बचा कर रख लीजिए, और अभी प्लीज मुझे खाना दे दीजिए, बहुत भूख लगी है, उसने कहा और वॉशरूम की ओर बढ़ गया। यो छोरा तो कतई जिद्दी सा, जे एक बार कोई बात वाह के मुंह से निकल जावे तो फिर तो हमारा राम जी भी इससे अपनी बात से हटा सके कौनी। दादी ने गुस्से से उस छोरे को वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखकर कविता जी से धीरे से कहा, अरे माँ आप भी ना, डुग्गू ने अगर सुन लिया ना तो आफत ही आफत है। कविता जी ने दादी का हाथ दबाते हुए कहा, अरे थारे को डरना सा तो डर, हमारे को तो कतई डर कोनी। दादी ने अपनी गन से धड़ 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 बुलेट चलाते हुए वहाँ से निकलना ही ठीक समझा। बाहर डाइनिंग टेबल पर सब चुपचाप बैठे हुए खाने को ही घूर रहे थे। उन सब के घूरने से मानो खाना भी सोच रहा था कि भाया हमारे को खाओगे तो वैसे भी था लोग, ये वो क्या खाकर पेट के अलावा कहीं और से भी ठूसने के जुगाड़ में से। अखिलेश जी, प्रिया और दादी बस कभी कभी एक दूसरे को देख लेते तो कभी डुग्गू और कविता जी की तरफ देख लेते। अब यहाँ पर क्या हॉरर शो चल रहा है जो सबके चेहरों पर 12 बजे हुए? डुग्गू ने इधर उधर देखते हुए कहा। कविता जी सबको खाना सर्व कर रही थी पर चुपचाप। ओ जी आप, डुग्गू ने अपने हाथ को टेबल पर मारते हुए कहा। कौन है ये डुग्गू? क्या उसके परिवार वाले उसे अवनी और मयंक की शादी में ले जा पाएंगे? क्या सोनम से जुड़ेंगे इसके दिल के तार? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। ओके मैं चलूंगा कल आप सबके साथ अवनी की सगाई में, उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए कहा। सबके 12 बज रहे चेहरों पर एकदम से खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। पर मुझसे ना इससे ज्यादा और कुछ भी एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे आपने वहाँ फोर्स किया ना किसी से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, याद रखिएगा मेरा बैग पैक्ड रखा है, डुग्गू ने एहसान जताते हुए कहा और चुपचाप खाना खाने लग गया। अरे तू बस हमारे साथ चला चल छोरे, जे थारे को थारी बातों में ना घुमा दूं तो फिर माँ थारे बापू की माँ और थारी दादी कोणी। दादी खाना खाते खाते मुस्कुराए जा रही थी और डुग्गू ये बात अच्छी तरह से नोट कर रहा था कि अगर दादी खाते खाते मुस्कुरा रही हैं तो फिर मामला घणो गंभीर से। बड़ी अजीब बात थी। मिस्टर एरोगेंट सगाई में जाना नहीं चाह रहे थे। उन्हें लड़कियों में और लड़कियों वाली हरकतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और हमारी बिट्टू जबरदस्ती खुद को रोके हुए थी सगाई तक के लिए, वरना तो वो आज ही पुणे के लिए निकल जाती। खैर अब तो दोनों ही सगाई में आ रहे थे। एक लड़की की बहन थी और दूसरा लड़की का कजन ब्रदर। शांतिवन में सुबह से ही अशांति फैली हुई थी। अरे भाई लड़ाई झगड़े वाली नहीं, जल्दी जल्दी सब जरूरी सामानों के बैग्स को गाड़ियों में भरने की। पूनम जी कहीं आज के इस खास दिन पर भी सोनम को अपसेट न कर दे, इसलिए मयंक ने सोनम को खास तौर पर अपने साथ ही रखा था। उसे अपना फोन और एक जरूरी बैग पकड़ाकर और कहा था कि ये सब लेकर तू सिर्फ मेरे पास ही रहेगी, मुझे कभी भी अपने फोन की या फिर इस बैग की जरूरत पड़ सकती है। जी भाई। सोनम ने चुपचाप उसकी दोनों चीजें अपने पास संभाल कर रखी थी। धीरे धीरे एक एक करके 2-3 गाड़ियां एक के बाद एक वशिष्ठ हाउस से निकलने लगी। अवनी और उसकी फैमिली यूं तो नोएडा के रहने वाले थे, पर वो लोग खास सगाई के लिए मथुरा एक दिन पहले ही आ चुके थे। करीब आधे घंटे की दौड़ के बाद गाड़ियां मथुरा दिल्ली हाईवे पर बने एक खूबसूरत से रिजॉर्ट में एंट्री कर गई, जहां अवनी के घर वाले उन सब का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे पहले से ही। मयंक और सोनम एक साथ ही बाहर निकले।
पूनम जी सोनम को देखते ही मुंह बनाकर आगे बढ़ गई थी। देखो भागवा, यहाँ कोई तमाशा नहीं होना चाहिए, वरना फिर मैं भी भूल जाऊंगा कि तुम यहाँ लड़के की माँ हो। सत्येंद्र जी पूनम जी को आगाह करते हुए वहां से तेजी से निकल गए। देखा जीजी, जीजी तो बिल्कुल ही वह बिना खानदान की मोड़ी के पीछे पागल है गए। मयंक के मामा योगेश ने पूनम जी के कान भरते हुए कहा, अब मैं अकेले क्या कर सकती हूँ भैया, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। जब पति तो पति, औलाद भी उस अनाथ के पीछे पागल है रखे हैं। पूनम जी ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा, पर जीजी आखिर जा मुसीबत को कब तक अपने गले पे लगाए रखी होगी। ये सुधा थी, मयंक की मामी जी। सोनम के मामले में बहुत हद तक इन पति पत्नी की जोड़ी ने ही पूनम जी के कान भरे हुए थे। कोई मोड़ा देख डाक के ठिकाने लगाए दे जा भला को। सुधा ने अपनी जहर बुझी आवाज में कहा, देखो तो कैसे मयंक लल्लाते चिपक कर खड़ी है। पूनम जी की आंखें शोला बरसा रही थी, पर वो इस समय कुछ करने की स्थिति में नहीं थी। मयंक की सगाई में वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती थी कि जिससे मयंक की शादी का पहला प्रोग्राम ही बर्बाद हो जाए। वो बस जहर का घूंट पी कर रह गई थी। अरे बेटा, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे हो, अवनी की माँ रागिनी जी ने उन दोनों के पास आते हुए कहा। अरे नहीं नहीं आंटी जी, बस बहुत हो गया, थैंक्स। मयंक थोड़ा नर्वस हो रहा था। अरे आंटी क्यों बोल रहे हो, अवनी की तरह आप भी मुझे माँ ही कहो ना, मुझे अच्छा लगेगा, रागिनी जी ने लाड जताते हुए कहा। सोनम बस चुपचाप उन दोनों की बातचीत सुन रही थी। ये सोनम है ना, रागिनी ने सोनम की तरफ देखते हुए कहा। जी माँ, मयंक ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। पर आप हमें कैसे पहचान गई? सोनम हैरान थी। क्योंकि मयंक की हर दूसरी बात तुमसे ही रिलेटेड होती है। अवनी तो बहुत बेचैन है तुमसे मिलने के लिए, रागिनी जी ने खुश होकर कहा। सच? पर हमें तो लगा कि भाभी भैया से मिलने के लिए परेशान होंगी, सोनम ने शरारती अंदाज में कहा। बिट्टो, मयंक ने धीरे से सोनम की तरफ देखा। शैतान, रागिनी ने सोनम के कान पकड़ते हुए कहा। सोनम खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे हंसते हुए देखकर मयंक के जी में जी आ गया था। चलो, मेरी छोटी कुछ देर के लिए तो अपनी उदासी से बाहर निकली, पर उसकी इस निश्चल सी हंसी ने कुछ और लोगों का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, जो बस अभी अभी उस सगाई में बाहर से तशरीफ का टोकरा लिए चले आ रहे थे। हाजी और कौन? मिस्टर एरोगेंट की माँ, पा, प्रिया और बातों की बुलेट वाली दादी। के कहा था लोग, यो छोरा कठे रह गए उसे था लोग भी कते घना कमाल कर उसे। इब छोरा गाड़ी नु पार्क करके आवे गोगी ना के पता चले के नगर पालिका वाले वहाँ की धन्नो नु लावारे समझ के धर के ले जावे। बहुत प्यारी बच्ची है ना माँ, कविता जी ने फट से दादी की कोहनी मारते हुए कहा। अब जबकि घर में एक बैचलर मोस्ट